नमल, बहुत अरसे से तुमने मुझे मूवीज़ की फ़हरिस्त नहीं भेजी। औरंगज़ेब ने उसे सख्त और बारोब लहजे में पूछा। शायद उनका सबसे नरम अंदाज यही था। हुनैन ने बेनियाजी से शाने झटके। मैं अब मूवीज़ नहीं देखती, वो 2-3 घंटे में ख़त्म हो जाती हैं और फिर दिल करता है बिल्कुल उस जैसी मूवी और भी देखी जाए, मगर ऐसी मूवी नहीं मिलती। सो मैं अब अमरीकी टीवी शोज़ देखती हूँ। लंबे लंबे सीजन्स, बार बार की इंजॉयमेंट। ये वो आखिरी बात थी जो उसने कही। फिर खुदाफिज कहकर वो निकल आई। दरवाज़ा बंद करते हुए वारिस ने एक खामोश मगर गहरी नज़र हाशिम पे ज़रूर डाली थी। मैं तुम्हें एक नसीहत करूँगा, कारदार से फासला रखना। ये अच्छे लोग नहीं हैं। वो दोनों साथ साथ सब्ज़ाज़ार अबूर कर रहे थे। अब उसने कहा। हुनैन ने उल्टा उसे ताज्जुब से देखा। मैं तो 2 साल से उनके घर भी नहीं आई। कारदार को आखिरी ईमेल साल पहले की थी शायद। यही भिजवाते हैं हर माह बास्केट। मुझे तो ये भी नहीं पता उनका बिजनेस क्या है। बास्केट? इस सवाल पर हुनैन दिल खोल कर हंसी। हाशिम भाई की बेटी 6 मई को पैदा हुई थी। सो हर माह की 6 तारीख को चॉकलेट्स और ब्रांडेड स्वीट्स से भरी बास्केट सब रिश्तेदारों के घर आती हैं कि भाई अब सोनिया इतने माह की हो गई है, अब इतने की। जब तक वो 2 साल की नहीं हो जाती ये होता रहेगा। अमीरों के चौंचले। वो दोनों बातें करते हुए दूर होते जा रहे थे। हाशिम ने खिड़की से उनको जाते देखा। आंखों में गहरी सोच थी, मगर फिर बाप की आवाज़ ने चौंकाया। हाशिम, मुझे ड्रॉप निकाल कर दो ताकि मैं पेपर्स बनवाऊँ, और ये काम तुम्हारी नाकाबिले एतबार माँ के जाने से पहले हो जाने चाहिए। हाशिम के आबरू तन गए। खावर को जाने का इशारा किया। वो चला गया तो वो सामने आया, सोफे पर विराजमान बाप के बिल्कुल सामने। मेरी माँ को लाजमों के सामने बेइज्जत मत किया करें। वो खड़े हुए, एक खुशमगीन निगाह उस पर डाली और दूसरी जवाहरात पे, जिसके तने असाब ढीले पड़े थे। आंखों में मुसरत चमकी। जो कहा है वो करो, मुझे मत समझाया करो। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। उनका दरवाज़ा बंद होते ही जवाहरात तेज़ी से उसके करीब आई। क्या तुमने देखा वो हमेशा किस तरह मुलाजमों के सामने? मम्मी, मेरे साथ मेरे बाप के खिलाफ बात मत किया कीजिए। जवाहरात रुक गई। निगाहें यकटेक हाशिम के चेहरे पे ठहर गई। वो गुस्से में लग रहा था। आइंदा आप उनसे गलत बयानी नहीं करेंगी। ज़मीन नहीं बेचनी तो मुझे बताएं। हाशिम हर मसला संभाल सकता है, खुद गलत किस्म के इक़दामात मत किया करें। जवाहरात ने उसको देखते हुए अस्बात में गर्दन हिलाई। हाशिम एक तरफ से गुजर कर बाहर निकल गया। बरामदे के ऊंचे सतूनों के साथ खावर चौकस मुअत्तब खड़ा था। वो बरहमी से कहता उसके सामने आया। तुम मेरी माँ के लिए काम नहीं करते, मेरे बाप के लिए काम नहीं करते, तुम मेरे लिए काम करते हो। आइंदा इन दोनों का कोई भी ऐसा हुक्म मत मानना जो इनके दरमियान झगड़े का सबब बने। क्या मैं दोहराऊं या तुम समझ गए हो? खावर ने सर झुका लिया। सॉरी सर, मिसेस कारदार ने मुझे धमकी दी थी। ओके, मैं एहतियात करूँगा। हाशिम ने गहरी सांस लेकर गर्दन मोड़ी। यहाँ से एनेक्सी नहीं नजर आती थी। वो पिछली तरफ थी, मगर उसे कुछ अनदेखा नजर आया था। ये आदमी फारिस का भाई वारिस काजी। इस पे नज़र रखो खबर। फ़ोन टैप करो, ऑफिस बैक करो, ये जो भी करो। मैंने सुना है ये पेट्रोलियम दरामदात की डीलिंग्स की रिपोर्ट तैयार कर रहा है। बज़ाहिर कोई ख़तरे की बात नहीं है, मगर जिस तरह ये मुझे देख रहा था, अभी समझ गए हो ना? उसने कंधा थपका कर पूछा। खबर ने इस्पात में गर्दन हिलाई। गुड। हाशिम वापस मुड़ गया और कारदार कसर पर उतरती नीली शाम आहिस्ता आहिस्ता स्याही में बदलती रही। जुल्फ़िकार यूसुफ के घर का लाउंज आज ज़्यादा ही पुररौनक लग रहा था। सुमर रात उनके पास ठहरने को आई थी। नुसरत खुशी खुशी स्टोर से साफ तौलिए और लिहाफ वगैरह निकाल रही थी। हुनैन अलबत्ता कदरे मजमहल सी जुमर के सामने वाले सोफे पे पैर ऊपर करके बैठी थी। जुमर ने उसे बहुत दफ़ा सोचती नज़रों से देखा, मगर फिर खामोश रही। हुनैन का चेहरा स्कूल से आते साथ ही ऐसा था, जिस बात को वो इतने दिनों से नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रही थी, वो आज ज़्यादा भयानक तरीके से सामने आ गई थी। उसकी इस बदतमीज़, मगरूर और नालायक क्लास फेलो सब्जीना जावेद की वालदा यास्मीन, जो स्कूल की वाइस प्रिंसिपल भी थी, ने उसे आज अपने ऑफिस में बुलाया था। आपने 9th में बहुत टॉप किया था हुनैन, क्योंकि आपके नोट्स बहुत अच्छे होते हैं। जी मैम। उसने मुख्तात नज़रों से उनका चेहरा देखा। वो कुर्सी पर बैठी देख रही थी।
मैम, मैं नोट्स अपने भाई और पप्पो की पुरानी किताबों से तैयार करती हूँ। वो मैं कैसे किसी और को दे सकती हूँ, और मैं उसको क्यों नोटबुक बना के दूँ? आपको पता है 9th का बोर्ड टॉप तब मैटर करता है जब आप 10th में भी टॉप करें। सो आप सब्जीना की मदद करें। अगर नहीं करेंगी तो इस बात को जहन में रखना कि मैं आपका दाखिला भी रोक सकती हूँ, और ऐसे कमेंट लिखकर खारिज कर दूंगी कि 3 साल तक कोई स्कूल एडमिशन देने के अहल ना रहेगा। मंडे तक सब्जीना की नोट्स बुक तैयार होनी चाहिए। आप जा सकती हैं। और वो बेबसी, गुस्सा, यहाँ तक कि डर हर जज्बे में घिरी आई, और तब से ऐसे ही थी। अम्मी, मेरे ब्राउन जूते नहीं मिल रहे, लंडे वाले। सैम को पप्पो की मौजूदगी में ताज़ा ताज़ा खरीदे जूतों को दिखाने की जल्दी थी, इसीलिए काफ़ी देर से आवाज़ें लगा रहा था। हुनैन चुप की, फिर उठकर अंदर गई जहाँ वो अलमारी खोले खड़ा था, और उसे ज़ोर की चुटकी काटी। कितनी दफ़ा अम्मी ने बताया है, लंडा नहीं, एल शॉप कहते हैं। अच्छा। और फिर हलक फाड़ कर चिल्लाया, अम्मी, अम्मी, मेरे एल शॉप वाले जूते नहीं मिल रहे जो लंडे से लिए थे। उफ। वो कराह कर बाहर निकल आई। जुमर बमुश्किल मुस्कुराहट रोक कर बैठी थी। हुनैन फीका सा मुस्कुराई। बाहर हवा है, ऊपर टेरेस पे बैठते हैं। जुमर उठ खड़ी हुई। सैम जूते ढूंढकर फौरन बाहर आया और आंखें फैलाए ताज्जुब से उसे देखा। इस वक्त बाहर नहीं जाइएगा, हमारे लॉन का दरख्त टेरेस तक जाता है, उस पे जिन होते हैं। जुमर ने गहरी सांस ली। जिन्नात, जिन के बारे में सुनाने के लिए हर शख्स की एक कहानी ज़रूर होती है। ऊपर चलो, मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। सैम भी ऊपर आ गया। हुनैन भी बुझी बुझी सी उनके साथ थी। तो उसामा यूसुफ खान जिन्नात से डरता है। सैम को बाजू के हल्के में लेकर अपने साथ बिठाई वो कनखियों से सामने बैठी हुनैन को देखते हुए बोली, वो डरावने होते हैं ना, और ये तो तुम्हें पता है ना, इंसान जिन्नों और फरिश्तों से अशरफ है, यानी कि नोबल है। मुझे पता है, उसने दीनियात में पढ़ रखा था, अशरफुल मखलूक़ात। तो इंसान नोबल इसलिए होते हैं, हम वो भी कर सकते हैं जो जिन नहीं कर सकते। जिन गायब हो सकते हैं पप्पो। हाँ, और हमें छुपने के लिए गायब होने की भी ज़रूरत नहीं। आराम से परेशानी और अंदर का खौफ छुपा के खुद को नॉर्मल जाहिर कर लेते हैं। जुमर ने कनखियों से देखा। हुनैन चुमकी, मगर वो उड़ भी सकते हैं। हमको ऊपर जाने के लिए परों की ज़रूरत नहीं, हमारा किरदार हमको बुलंद करता है। सैम को समझ नहीं आ रही थी, वो उसको समझा भी नहीं रही थी। मैं तुम्हारे दोस्त से ज़्यादा अच्छी जिनों की कहानी सुनाती हूँ। हुनैन भी ज़रा गौर से सुनने लगी। सदियों से जिन आसमान का सफ़र करते फरिश्तों की बातें सुना करते थे, फिर एक दिन अचानक आसमान को टटोला तो उसे सख्त पाया। फिर उसे कान लगाने लगे तो उन पर शोले बरसने लगे। वो इस वक्त नहीं जानते थे कि उनके रब ने इंसान के साथ नेकी का इरादा किया है या बुराई का। वो तो ज़मीन में फैल गए थे ताकि खबर लें कि क्या गैर मामूली वाक़यात पेश आ रहे हैं, जो आसमान पे इतने पहरे लग गए हैं। फैलते फैलते उनमें से कुछ वादी नखला में जा पहुँचे। वहाँ रसूल अल्लाह अपने सहाबा को फजर की नमाज़ पढ़ा रहे थे तो कुरान उतर रहा था। नमाज का कुरान जब उन्होंने सुना तो उनके दिल बदल गए। वो फ़ौरन अपनी कौम, अपने ख़ानदानों की तरफ पलटे और उनको बताया, हमने एक अजीब कुरान सुना है जो रहनुमाई देता है। तो सैम, तुम्हारे दोस्त का दोस्त जो भी कहे, मुझे तो कुरान में जन्नत का जिक्र बहुत प्यार से बयान किया मिला है। मुझे तो वो बहुत नोबल लगे। उन्होंने सच्चाई जान ली तो छुपाई नहीं, अपने लोगों में वापस जाकर उन तक हक पहुंचा दिया। ये तो इंसानों की सच्चाई है ना, सच के लिए स्टैंड लेना। या अब भी तुम जिनों से डरते हो? सैम, जो बिल्कुल मशहूर होकर सुन रहा था, इस्तफसार पे चौंका, ज़रा से शाने गिराए। नहीं तो, जिन्नों से ना डरा करो सैम। एटम बम ना उन्होंने बनाए थे ना बरसाए थे। इंसान ज़्यादा ख़तरनाक है। हुनैन यकटिक महवियत से सुन रही थी। जुमर अब सैम को नीचे से कुछ लाने के लिए भेज रही थी। जब वो चला गया, उसने जुमर को अपनी तरफ रुख करते देखा। अब वो वक्त आ गया है कि तुम डरना छोड़ दो हना। इंसान को इंसान बनने के लिए बहादुर बनना पड़ता है। नरमी से मुस्कुरा कर कहा। तारीख रात, घना दरख्त, टेरेस की तन्हाई, हुनैन के अंदेशे, खौफ, सब उसकी आंखों की नरमी में ज़ायल होता गया। जुमर नहीं पूछेगी, ये तो तय था। वो सवाल का एतमाद देकर फैसला दूसरे पे छोड़ देगी। हुनैन उठी और सैम की जगह पे उसके पास आ बैठी।
اب سر جھکا کر انگلیاں مروڑتے ہوئے بات کا آغاز کرنا چاہا، مگر الفاظ حلق میں پھنس گئے۔ زمر نے اس کا جھکا ہوا چہرہ غور سے دیکھا۔ میں ایک پر اعتماد لڑکی کو جانتی ہوں، وہ جو ہر ایک بات کا ترنت جواب دے کر سب کو ہنسا دیتی ہے۔ آج کیا وہ گھر پہ نہیں ہے؟ جب سے آئی ہوں وہ نظر نہیں آ رہی۔ حنین ہلکا سا ہنس دی، سر اٹھایا، آنکھوں میں اضطراب بھرا۔ میری کلاس فیلو سبزینہ، پہلا قدم مشکل ہوتا ہے، اگلے قدم خود بخود اٹھتے جاتے ہیں، برسوں کی عادت ہے۔ ساری بات سن کر زمر نے سنجیدگی سے کہا، پہلی بات تمہیں اسکول میں بلی کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ ہراسمنٹ اور جرم ہے۔ ہنا، زندگی میں کبھی بھی ظلم اور خاموش نہیں رہنا، اوکے؟ حنین نے فوراً اس بات میں گردن ہلائی۔ دوسری بات یہ مسئلہ تو میں 2 دنوں میں حل کر دوں گی۔ میرے پاس ایسا پلان ہے جس کے بعد وہ ٹیچر دوبارہ تمہیں دھمکانے کی جرات نہیں کرے گی۔ واقعی؟ حنین کی آنکھوں میں حیرت، خوشی، غرض کے ہر مثبت جذبہ چمکنے لگا۔ ہاں، تم دیکھتی جاؤ میں کیا کرتی ہوں۔ حنین کا چہرہ دمکنے لگا۔ الفاظ دنیا بناتے ہیں اور الفاظ دنیا بکھیرتے ہیں۔ الفاظ نے ہی اس کو مطمئن کر دیا۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اوہ، امی نے ٹرائفل بنا کر رکھا تھا فریج میں، آؤ نیچے چلتے ہیں ورنہ موٹا آلو سب کھا جائے گا۔ زمر ہلکا سا ہنس دی، مگر وہ نیچے نہیں گئی۔ اس نے حنا کے جانے کا انتظار کیا اور ساتھ ہی چہرے کا پرسکون تاثر غائب ہو گیا۔ اس کی جگہ مضطرب سوچ نے لے لی۔ اس نے فون نکالا، فون بک نیچے کی، ایک نمبر پہ رکی۔ اس نے چوتھی گھنٹی پہ اٹھا لیا۔ فارس، میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ وہ جم سے آ رہا تھا۔ سانس ابھی تک پھولا ہوا تھا۔ نہیں میم، بتائیے۔ میری ایک فرینڈ کا کیس ہے۔ مقابل ایک اسکول کی وائس پرنسپل ہے اور وہ خاتون ہاتھ نہیں آ رہی۔ ان کو ڈیل کرنے کا آپ کے پاس کوئی پلان ہے؟ زمر نے گہری سانس لی۔ نیچے سے حنین اور اسامہ کی کسی بات پہ لڑنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ حد سماعت سے دور تھی۔ نہیں، لیکن اگر میں اس کو ابھی کہہ دیتی تو وہ دوبارہ کبھی اپنا مسئلہ میرے پاس لے کر نہیں آتی۔ سچ بتاؤں تو مجھے نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے۔ اوکے، آپ ان خاتون کا نمبر وغیرہ بتا دیں، ان کی بیک گراؤنڈ فائل تیار کر کے بھیج دوں گا، کچھ تو مل جائے گا ان کے خلاف استعمال کرنے کو۔ تھینک یو سو مچ فارس، بس یہ ہمارے درمیان رہے، ٹھیک؟ اور کوئی مسئلہ؟ وہ ذرا رکا، مگر زمر نے دوبارہ شکریہ کر کے فون رکھ دیا۔ اب وہ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ بیچارے پرانے اسٹوڈنٹ کتنی عزت کرتے ہیں، کاش میڈم یاسمین بھی عزت کروانا جانتی۔ وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے سوچ رہی تھی۔